पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यूहाओ और तंग वुतुंग बैटलफील्ड में आ चुके थे। अब आगे देखेंगे। 300 के करीब प्रकाश किरणें एक बार फिर चमक उठीं। लेकिन इस बार उनका निशाना हुओ यूहाओ या तांग वुतोंग नहीं थे, बल्कि वे सीधे कॉन्ग डेमिंग की ओर थीं। कॉन्ग डेमिंग के शरीर पर अचानक एक अजीब सा चांदी का कवच चमक उठा। यह कवच बिल्कुल आईने जैसा था। उसके सीने पर एक बहुत बड़ा रत्न जड़ा था, जो उसके सीने से लेकर पेट तक फैला हुआ था। यह रत्न चमकदार चांदी के रंग का था। कॉन्ग डेमिंग के पीछे से उठने वाली रोशनियां उसके शरीर में समा गईं और विशाल सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर की मदद से तुरंत उस बड़े रत्न की ओर मार्गदर्शित कर दी गईं। चांदी जैसी तेज रोशनी में कॉन्ग डेमिंग ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद एक छोटा सा चांदी का सूरज हो। सन मून एम्पायर की सोल टूल तकनीक इतनी उन्नत थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि उसके पास सिर्फ एक ही साधारण तुरुप का पत्ता हो? इस समय कॉन्ग डेमिंग एक और तुरुप का इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, इंटरफेरेंस शेल्स के प्रभाव के बाद साधारण लिंक्ड अटैक्स अब बेकार हो चुके थे। लेकिन कॉन्ग डेमिंग ने सिर्फ साधारण लिंकेज नहीं छोड़ा था। यह एक गाइडेड लिंकेज था। वह एक माध्यम की तरह था। उसने सोल इंजीनियर्स द्वारा छोड़ी गई सोल रेस को मार्गदर्शन दिया, उन्हें संकुचित किया और आपस में एकीकृत किया। फिर एक बेहद शक्तिशाली हमला छोड़ा। इसमें स्पेशल कंट्रोल से जुड़ा बहुत जटिल ज्ञान शामिल था। ऐसा हमला कोई और दोहरा नहीं सकता था, क्योंकि इसके लिए सिर्फ अपार सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर होना ही काफी नहीं था, बल्कि इन शक्तियों को समझना भी उतना ही जरूरी था। सोल इंजीनियर्स द्वारा पहने गए ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स कॉन्ग डेमिंग ने खुद डिजाइन किए थे। सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर के जरिए स्पेशल पावर पर अपने नियंत्रण के साथ कॉन्ग डेमिंग को पूरा विश्वास था कि उसका यह हमला अल्टीमेट डुलुओ से भी ज्यादा शक्तिशाली था। यहां तक कि इसे गॉड्स के स्तर का कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यह उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार था। वह इसे स्टार लुओ सिटी के अल्टीमेट डुलुओ से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने पहले एल्डर शुआन के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वह उसे मारना नहीं चाहता था और श्रेक एकेडमी के साथ गहरी दुश्मनी भी मोल नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग दोनों सन मून एम्पायर के लिए खतरा बन चुके थे। बिना किसी हिचक के कॉन्ग डेमिंग ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली तुरुप इस्तेमाल कर दिया। एक भयानक हमला तुरंत छोड़ दिया गया। हुओ यूहाओ सब कुछ भावहीन होकर देख रहा था। वह टांग वुतोंग का हाथ पकड़े वहीं खड़ा था। उसका बायां हाथ हल्का सा उसके सामने उठा हुआ था। उसके शरीर पर रोशनी की एक अजीब परत उभर आई। जेड ग्रीन आभा आइसी ब्लू प्रकाश के साथ मिली हुई थी। दूर आसमान में जो सुनहरा सूरज था, वह नीले गोल चांद में बदल गया। हाँ, यह आधा चांद नहीं बल्कि पूरा पूर्ण चंद्र था। कॉन्ग डेमिंग के सीने से एक अभूतपूर्व रूप से चमकदार प्रकाश फूटा। अब इसे किसी रंग में बयान करना भी संभव नहीं था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, आसमान और धरती दोनों फीके पड़ गए। उसकी भयानक शक्ति देखकर जूजी के मुंह से चीख निकल गई। यहां तक कि उसे भी इस तुरुप के बारे में जानकारी नहीं थी जो कॉन्ग डेमिंग के पास था। यह इतना शक्तिशाली था कि हर कोई सन्न रह गया। आसमान पल भर में अंधेरा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो इस रोशनी की चमक को चुनौती देने लायक कुछ भी नहीं है। कॉन्ग डेमिंग पहले ही मुस्कुरा रहा था। अगर इसे सोल टूल की श्रेणी में रखा जाए तो यह निश्चित रूप से क्लास 11 सोल टूल होता। हाँ, यह एक अभूतपूर्व क्लास 11 सोल टूल था। असल में कॉन्ग डेमिंग इस प्रहार को सिर्फ एक ही बार छोड़ सकता था, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई भी पदार्थ मौजूद नहीं था जो इतनी विशाल शक्ति को संभाल सके। स्पेशल पावर को मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल करने पर भी यह संभव नहीं था। इस समय जैसे ही यह प्रकाश किरण छोड़ी गई, उसके सीने के सामने लगा रत्न पहले ही चकनाचूर हो चुका था। एक बार प्रहार होते ही वह पूरी तरह नष्ट हो चुका था। लेकिन कॉन्ग डेमिंग की मुस्कान तुरंत जम गई। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने क्या देखा? मानो एक्सट्रीम नॉर्थ की बर्फीली धरती उसके सामने आ गई हो। मोटी बर्फ गिर रही थी और जमीन पूरी तरह जमी हुई थी। वहां एक विशाल बर्फीला आईना था। वह धुंधले नीले रंग का था और उससे एक कोमल चमक निकल रही थी। आसमान में एक पूर्ण चंद्र नीचे उतर आया। उसकी रोशनी उस आईने पर पड़ रही थी, जिससे वह एक चमकते हुए नीलम जैसा लग रहा था। आईने की सतह बेहद चिकनी थी। उसकी नरम चमक दूर से आ रही तेज रोशनी के बिल्कुल विपरीत थी। जब वह प्रकाश उस आईने पर पड़ा तो वह 45 डिग्री के कोण पर परावर्तित हो गया। बस ऐसे ही वह मुड़कर दूर चला गया। परावर्तित प्रकाश एक विशाल स्तंभ जैसा था, मानो वह आसमान और धरती को थाम सकता हो।
वह बहुत दूर तक चला गया और उसकी कोई सीमा नजर नहीं आ रही थी। हुआ युहाओ का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया। उसके पीछे दो आकृतियां चुपचाप प्रकट हुईं, एक सफेद और एक हरी। दोनों ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं और उसकी पीठ पर रख दी। तापमान अचानक तेजी से गिर गया। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के हर सोल इंजीनियर के शरीर पर चांदी सफेद पाला जमने लगा। वे अपने शरीर पर से नियंत्रण खोने लगे और हवा में ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे थे। यह असंभव है। कॉन्ग डेमिंग की आवाज कांप गई। अपनी हैसियत के बावजूद वह पूरी तरह संयम खो चुका था। वह बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाया। क्लास 11 सोल टूल का हमला इस तरह बेअसर कर दिया गया था। सामने वाले ने बस एक सरल सा तर्क अपनाया था कि हर रोशनी को परावर्तित किया जा सकता है। धम धम, दो जोरदार विस्फोटों की आवाज गूंजी। कॉन्ग डेमिंग के सीने के सामने लगा रत्न और वह बर्फीला आईना लगभग एक ही समय में चकनाचूर हो गए। दोनों पूरी तरह टूट गए। हैप्पीनेस, हुओ युहाओ जोर से चिल्लाया। इसके बाद नीला चांद फिर से सुनहरे सूरज में बदल गया। आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया। इसी समय टंग वूतों के मुंह से एक गूंजती हुई ड्रैगन की गर्जना सुनाई दी। वह मुड़ी और एक विशाल बैंगनी सुनहरी रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई में बदल गई। इस ड्रैगन बटरफ्लाई ने हुओ युहाओ को सहारा दिया। इसके बाद उसके और हुओ युहाओ दोनों के शरीर से जबरदस्त स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लगा। एक अजीब सा स्पिरिचुअल इंटेंट तुरंत पूरे सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को अपनी चपेट में ले लिया। उनके जो हमले लगातार चल रहे थे वे अचानक रुक गए। उनके शरीर तेज रोशनी से चमकने लगे, जो साफ तौर पर स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स से आ रही थी। एक अजेय सोल इंजीनियर लीजन बनाने के लिए सन मून एम्पायर ने सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन पर बहुत सारे संसाधन और मेहनत लगाई थी। लीजन के हर सोल इंजीनियर को स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल दिया गया था। यह सुझाव खुद जूजी ने दिया था और इस समय वे सच में बेहद अहम भूमिका निभा रहे थे। हालांकि ये उपकरण स्पिरिचुअल अटैक को रोक सकते थे, लेकिन स्पिरिचुअल अटैक के साथ आने वाले भावनात्मक उतार चढ़ाव को नहीं रोक सकते थे। एंगर, एक और चीख सुनाई दी। 300 सोल इंजीनियर्स एक साथ कांप उठे। भावनाओं के प्रभाव में उन पर हैप्पीनेस और एंगर एक साथ हावी हो गए। उनकी सोल पावर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनके हाथ ढीले पड़ गए। स्पिरिचुअल ब्लास्ट, हुओ युहाओ की ठंडी आवाज गूंजी। आसमान टूट गया। हाँ, सच में ऐसा ही लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। एक भयानक शॉक वेव तुरंत फैल गया। यह अब सिर्फ स्पिरिचुअल स्तर पर नहीं था, बल्कि स्पेशल स्तर पर भी था। स्पिरिचुअल ब्लास्ट के क्षेत्र में आसमान अंधेरा हो गया। इसके बाद बैरियर कांपने लगा। इतना ही नहीं, हो युहाओ की पीठ के पीछे एक और सुनहरा सूरज चमक उठा। वह टैंग वुतोंग का था। उस सुनहरे सूरज के सामने एक मधुर गायन गूंजा। इसके बाद दूसरा स्पिरिचुअल ब्लास्ट छोड़ा गया। 2 स्पिरिचुअल ब्लास्ट लगातार छोड़े गए। अगर दोनों हुओ युहाओ द्वारा छोड़े जाते तो उनके बीच कम से कम थोड़ा अंतर जरूर होता। यहां तक कि मरफोक्स ड्यूएट भी दूसरे प्रहार में ओवरलैप हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन टांग वूटोंग की स्पिरिचुअल पावर के साथ हालात अलग थे। उसकी स्पिरिचुअल पावर भी 3 सोल कोर्स से आती थी। इसके अलावा वह हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर के काफी करीब थी। मरफोक्स ड्यूएट से पैदा हुए स्पिरिचुअल ब्लास्ट्स ने एक अभूतपूर्व और चमत्कारी प्रभाव पैदा किया। दूसरा ब्लास्ट पहले के तुरंत बाद पैदा हुआ। पहला वेव अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा वेव पहुंच चुका था। दोनों आपस में ओवरलैप हो गए और उनका प्रभाव कई गुना बढ़ गया। एक कान फाड़ देने वाली टूटने की आवाज सुनाई दी। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के सोल इंजीनियर्स के स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स चकनाचूर हो गए। इसके बाद उनके हेलमेट और ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स भी टूट गए। बेशक सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर अभी भी मौजूद था। कॉन्ग डेमिंग हुओ युहाओ को रोकना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जैसे ही उसने अपने सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर को नियंत्रित करने की कोशिश की, उसके सामने पहले ही एक चकाचौंध कर देने वाली काली रोशनी चमक उठी। वह बहुत बड़ा नहीं था और सिर्फ 30 सेंटीमीटर लंबा था। उसका आकार एक काले हथौड़े जैसा था, लेकिन उस काले हथौड़े से एक अजीब सी काली चमक निकल रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस हथौड़े पर पड़ी, कॉन्ग डेमिंग ने उससे आती हुई जानलेवा दबाव को महसूस किया। इससे उसका शरीर कांप उठा। इसके बाद हथौड़े ने उसके पास की हवा पर प्रहार किया। उस भयानक दबाव ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। उसका शरीर कांप उठा और वह अपने बैरियर पर से भी नियंत्रण खो बैठा। उस पल उसे ऐसा लगा मानो वह टूटे हुए स्पेस में गिर गया हो।
वह अपने शरीर को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें डर से भर गईं। इस समय वह सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश ही कर सकता था। उसने टूट चुके बैरियर को फिर से समेट लिया। वह उसके सामने प्रकट हुआ और आसपास की स्पेस को स्थिर कर दिया। भले ही उसके मुंह से खून बह रहा था, फिर भी वह क्लियर स्काई हैमर से घिरे क्षेत्र से निकलने में कामयाब हो गया। 300 लाशें आसमान से नीचे गिरीं। युद्धभूमि पूरी तरह शांत हो गई। चाहे सन मून एम्पायर हो या बाकी 3 साम्राज्यों के लोग, सभी को यकीन हो गया था कि सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के पास अब जीतने का कोई मौका नहीं बचा था। पहले भी उन्हीं की भागीदारी की वजह से डाउलिंग एम्पायर इतनी जल्दी गिर गया था। सोल मास्टर्स की दुनिया में सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन एक दंतकथा था, लेकिन आज यही दंतकथा ढह चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह अस्तित्व से मिट गया हो। यह सब सिर्फ 2 लोगों की वजह से हुआ था। सन मून एम्पायर ने अपना सबसे मजबूत स्तंभ खो दिया था। इस युद्ध का परिणाम तय हो चुका था। जूजी पूरी तरह अवाक थी। हालांकि उसे पता था कि अगर हुओ युहाओ और तांग वुतोंग वापस आए तो वे बेहद डरावने स्तर तक शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर भी उसे इस बात से तसल्ली थी कि उसके पास सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लेजियन मौजूद है। कम से कम सोल इंजीनियर लेजियन को उनका सामना करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। लिंक्ड सोल टूल्स के बिना वे 2 अल्टीमेट डुलुओं का सामना कैसे कर पाते? और ये दोनों तो असाधारण अल्टीमेट डुलुओ थे। यह कैसे हुआ? तुमने मेरी रोशनी को कैसे परावर्तित कर दिया? यह असंभव है। मेरी सिल्वर मून डिवाइन लाइट रे की शक्ति इस दुनिया से परे जा चुकी है। यह गॉड्स की शक्ति के करीब पहुंच चुकी है। कॉन्ग डेमिंग ने यकीन न करते हुए हुओ युहाओ पर चिल्लाया। उसकी हालत कुछ हद तक हिस्टेरिकल सी हो गई थी। हुओ युहाओ ने उसे ठंडे भाव से देखा। ये इसलिए है क्योंकि मेरा आइस मिरर एब्सोल्यूट जीरो पर है। एब्सोल्यूट जीरो। कॉन्ग डेमिंग सन्न रह गया। उसने इस तरह की अवधारणा के बारे में सुना था, लेकिन क्या यह सिर्फ मिथकों में ही नहीं होती? यहां तक कि अल्टीमेट आइस भी इतनी कम तापमान तक नहीं पहुंच सकता था। एब्सोल्यूट जीरो पर एक आइस मिरर बनाकर फिर उससे उस रे को परावर्तित करना। वह अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था और उसने फिर पूछा, अगर तुम उसे सीधे तौर पर रोकते तो एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच जाने पर भी उसे रोक नहीं सकते थे। बचपना। हुओ युहाओ ने उपहास भरी आवाज में कहा, मुझे उसे सीधे रोकने की जरूरत ही क्यों है? क्या तुम मेरे पूरे बल से किए गए हमले को सीधे झेलने को तैयार हो? तुम्हारे पास 300 लोग हैं और हमारे पास सिर्फ 2। हमारी छोटी सी रणनीति ही उन सबको गिराने के लिए काफी थी। अगर तुम ऐसा हमला 100 बार कर पाते तो शायद हमारा सामना कर सकते थे, लेकिन अभी सब खत्म हो चुका है। यह कहते हुए हुओ युहाओ ने आसमान की ओर देखा। उसके नीचे खड़ी टैंग वुतोंग भी सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। आसमान में 2 सुनहरे सूरज एक साथ चमक रहे थे। वे बारी बारी से चमकते हुए पूरे युद्ध क्षेत्र को सुनहरा बना रहे थे। जबरदस्त स्पिरिचुअल तरंगें पूरे सन मून एम्पायर की सेना को ढक चुकी थीं। उनकी हर छोटी सी हरकत दर्ज हो रही थी। सौरो, हुओ युहाओ ने पुकारा। एक अजीब घटना घटी। जमीन पर सोल फॉर्मेशंस में मौजूद सारे सोल टूल्स पिघलने लगे। वे सुनहरे धातु के तरल में बदल गए, जो जमीन पर फैल गया। सौरो की भावना सिर्फ लोगों को ही प्रभावित नहीं कर रही थी, वह हर चीज को प्रभावित कर रही थी। यही इमोशंस की शक्ति थी। यह सिर्फ साधारण सौरो था, लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया कांप उठी। जो सोल फॉर्मेशंस बनाई गई थीं, वे पल भर में गायब होती हुई लगने लगीं। हुओ युहाओ ने ठंडे भाव से जूजी को देखा। अब तुम्हें मेरी बातों पर शक नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि मैं तुम्हारी पूरी सेना को नष्ट कर सकता हूं। सन मून एम्पायर ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, वे सब लौटा दो और वापस सन मून एम्पायर भाग जाओ। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं इनकी जान बख्श दूंगा, वरना इनकी मौत देखने के लिए तैयार रहो। जूजी का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखा, जो पहले ही बहुत दूर पीछे हट चुका था, तो उसे समझ आ गया कि वह शायद अपने माता पिता की मौत का बदला नहीं ले पाएगी। सालों की उसकी सारी कुर्बानियां और मेहनत इस तरह बेकार चली गई थीं। नहीं, 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 मुझे बदला लेना है। मुझे बदला लेना है। जूजी ने गुस्से में हुओ युहाओ पर चिल्लाया। हाँ, तुम हम सबको मार सकते हो। तो क्या हुआ अगर तुम ऐसा कर सकते हो? मैं पहले ही आदेश दे चुकी हूं। अगर सन मून एम्पायर की सेना यहां नष्ट हो जाती है, तो तीनों साम्राज्यों के सभी शहरों में तैनात हमारे सैनिक वहां के आम नागरिकों का नरसंहार शुरू कर देंगे। जितने ज्यादा हो सकें, उतनों को मारेंगे। तुम बहुत होशियार हो, लेकिन क्या तुम पूरे महाद्वीप को बचा सकते हो? क्या बचा सकते हो?
तुम्हारी वजह से हजारों और हजारों लोग मर चुके होंगे। अगर तुम सन मून एम्पायर के लाखों लोगों को मारोगे तो मैं तीनों साम्राज्यों के उससे भी ज्यादा लोगों को मारूंगी। वे हमारे साथ मरेंगे। अगर तुमने मुझे बदला लेने नहीं दिया तो मैं अपना सारा गुस्सा और नफरत पूरे महाद्वीप पर उतार दूंगी। जूजी के इन उन्मादी शब्दों को सुनकर सिर्फ हुओ युहाओ ही नहीं, बल्कि श्रेक एकेडमी, स्टार लुओ सिटी, डाउलिंग एम्पायर और हेवनली सोल एम्पायर के सभी लोग भी बुरी तरह चौंक गए। अगर जूजी ने सच में ऐसा किया तो पूरा महाद्वीप खून से भर जाएगा। यह कितना भयावह होगा, ऐसी तबाही की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कम से कम यहां मौजूद कोई भी इंसान इसकी कल्पना करना नहीं चाहता था। हुओ युहाओ गुस्से से भर गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा करने की हिम्मत है? जूजी ने उसे ठंडे भाव से घूरा। मैं बदले के लिए कुछ भी कर सकती हूं। यह मत समझो कि तुम जीत गए हो। व्हाइट टाइगर ड्यूक को मुझे सौंप दो। जैसे ही मैं उसे मार दूंगी, मैं अपनी सेना को वापस बुला लूंगी। स्टार लुओ सिटी बना रह सकता है। जब तक तुम जिंदा हो, मैं उस शहर पर हमला नहीं करूंगी। मैंने पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया है। मैं जो चाहूं कर सकती हूं। तुम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों न हो, पूरे महाद्वीप को नहीं बचा सकते। इस समय हुओ युहाओ का चेहरा हल्का हरा पड़ चुका था। यह सच था कि उसने और तांग वुतोंग ने अपनी अपार शक्ति से हालात पलट दिए थे। उसके सामने चाहे लाखों लोग हों, वे दोनों के लिए सिर्फ कैनन फॉडर थे। लेकिन जूजी सही कह रही थी। सन मून एम्पायर महाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को नियंत्रित करता था। अगर वह नरसंहार का आदेश देती तो हुओ युहाओ कुछ शहरों को बचा सकता था, लेकिन पूरे महाद्वीप को नहीं। यह संभव नहीं था। जूजी, हुओ युहाओ ने ठंडी आवाज में पुकारा। जूजी ने सिर उठाया और उसे उसी तरह ठंडे भाव से घूरा। इसी समय हुओ युहाओ की पीठ से एक आकृति उड़कर उसके पास आ गई। वह व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाओ था। अगर वह मुझे मारना चाहती है तो उसे ऐसा करने दो। अगर इससे महाद्वीप की अनगिनत जानें बच सकती है तो मेरी जिंदगी की क्या कीमत है, दाई हाओ ने कहा। इस समय उसकी आंखों में एक संतोष झलक रहा था। एक मार्शल होने के नाते उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान अकेले अपनी ताकत से पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है। इसके अलावा उसने हुओ युहाओ और तांग वुतोंग में उम्मीद देखी। उसने स्टार लुओ एम्पायर का भविष्य देखा। उसे अब भी याद था कि हुओ युहाओ ने एक बार उससे कहा था कि वह स्टार लुओ एम्पायर से है। अगर ऐसा है तो स्टार लुओ एम्पायर का भविष्य मौजूद है। भविष्य में हुओ युहाओ के नेतृत्व में साम्राज्य अपनी खोई हुई शान कैसे वापस नहीं पाएगा। जूजी की बातें बहुत बड़ी थीं। वह पूरे महाद्वीप का नरसंहार करना चाहती थी, लेकिन शायद वह ऐसा कर भी न पाए। उसके मरने के बाद शायद उसके भीतर वह प्रेरणा भी न रहे। वह तो बस बदला चाहती थी। वह उसे मार सकती थी। साम्राज्य के भविष्य और पूरे महाद्वीप के लिए उसे लगा कि उसकी मौत काबिल एक कुर्बानी है। नहीं, हुओ युहाओ चिल्लाया और उसने व्हाइट टाइगर ड्यूक के कंधे को पकड़ लिया। उसने उसे आगे उड़ने नहीं दिया। इसके बाद हुओ युहाओ की नजर और गहरी हो गई। उसकी स्पिरिचुअल तरंगें पूरे सन मून एम्पायर की सेना को ढक चुकी थीं। फिर उसकी आंखों में कुछ और उभरता हुआ दिखाई दिया। वह थोड़ी देर संघर्ष करता हुआ दिखा, लेकिन जल्दी ही उसने फैसला कर लिया। जूजी, इतनी ढिठाई दिखा रही हो तो मुझे दोष मत देना, हुओ युहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना दायां हाथ अपने सामने घुमाया। एक चांदी की रोशनी आकाश में चमकी और एक चांदी का दरवाजा प्रकट हो गया। जूजी स्तब्ध रह गई। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसके दिल में एक ऐसा डर उभरा जिसे बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तुरंत समझ गई कि वह क्या करने वाला है। नहीं, मत करो, जूजी चीखी, लेकिन हुओ युहाओ का हाथ पहले ही उस दरवाजे के अंदर जा चुका था। अगले ही पल एक 6 या 7 साल का लड़का उसके हाथ में दिखाई दिया। इस लड़के का प्रकट होना बेहद अचानक था, लेकिन इस समय सन मून एम्पायर के सैनिक पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। यह लड़का भी भ्रमित था। उसने पहले हुओ युहाओ को देखा, फिर अपनी मां की ओर देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। फिर भी वह शांत रहने में कामयाब रहा। उसने हैरानी से हुओ युहाओ को देखा। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? उसकी सोच पूरी तरह स्पष्ट थी। हुओ युहाओ, तुम उसे नुकसान मत पहुंचाना। नहीं, नहीं। जूजी की सारी दृढ़ता इस बच्चे की वजह से टूट गई। वह लगभग रोते हुए हुओ युहाओ पर चिल्लाई। हुओ युहाओ ने उसे ठंडे भाव से देखा। अगर तुम पूरे महाद्वीप के सभी जीवन को मार सकती हो तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं किसी बच्चे का इस्तेमाल करके तुम्हें धमकाना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम पूरे महाद्वीप से मुझे धमकाओगी तो मुझे दोष मत देना। यह कहते हुए उसने बच्चे को अपनी बाहों में खींच लिया। बच्चे का चेहरा हुओ युहाओ के बहुत करीब था।
वह थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन डरा हुआ नहीं था। उसने तो अपना हाथ बढ़ाकर हुओ यूहाओ के चेहरे को छूने की कोशिश भी की। हुओ यूहाओ ने थोड़ा बचने की कोशिश की, लेकिन लड़का फिर भी उसे छू सका। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम मुझे बहुत जाने पहचाने से लगते हो, लड़के ने जिज्ञासा से पूछा। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। इसके बाद उसने अपनी मां की ओर देखा। मां, मत रो। ये अंकल बहुत जाने पहचाने लगते हैं। ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, हुओ यूहाओ इस समय सन मून एम्पायर के वर्तमान एम्परर शू युनहान को पकड़े हुए था। उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से बहुत आसानी से यह पता लगा लिया था कि शू युनहान कहाँ है। इसके बाद स्पेशल पावर पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करते हुए उसने उसे पकड़ लिया। यह ऐसी बात थी जिसकी जूजी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सन मून एम्पायर में बहुत कम लोगों को पता था कि शू युनहान भी उनके साथ आया हुआ है। जूजी उसे अपने साथ लाने की वजह यह थी कि वह उसे साम्राज्य में अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वह साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति को अपने साथ लेकर निकली थी। इसके अलावा पहले भी उसके बेटे के साथ एक हादसा हो चुका था। वह दोबारा ऐसा कुछ होने से डरती थी, इसी कारण उसने उसे अपने साथ ले लिया। उसके हिसाब से एल्डर कॉन्ग की अगुवाई में इतनी शक्तिशाली सोल इंजीनियर लीजन के साथ उसका बेटा पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन किसने सोचा था कि हालात यहां तक पहुंच जाएंगे। जू युनहान की बात सुनने के बाद हुओ युहाओ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार उससे मिलने का समय याद आ गया। उसने नीचे देखा और शू युनहान के सुंदर काले छोटे बालों को देखा। उसकी बड़ी काली आंखें बहुत चमकदार थीं और उसकी त्वचा बिल्कुल उसकी मां जैसी बहुत मुलायम और नाजुक थी। उसके कपड़े उस पर बहुत सलीके से झांच रहे थे। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कान और भी मनमोहक थी। वह सिर्फ 6 या 7 साल का था, लेकिन बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था, बल्कि वह उत्सुकता से सिर उठाकर हुओ यूहाओ को देख रहा था। क्या हुओ यूहाओ सच में इस बच्चे पर हाथ उठा सकता था? बिल्कुल नहीं। यह असंभव था। लेकिन जूजी ने उसे ऐसी हालत में धकेल दिया था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। जूजी कांप उठी और चिल्लाई, हुओ यूहाओ, तुम युनहान को हाथ मत लगाना। हुओ यूहाओ ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। तब मेरी शर्तें मान लो। अपने लोगों के साथ यहां से चली जाओ और सन मून एम्पायर लौट जाओ। जूजी की आंखों में चमक आ गई और उसने दांत भींच लिए। वह हो यूहाओ को देखते हुए लगभग बोल नहीं पा रही थी। बदला लेना ही उसके जीवन का लक्ष्य था। लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग अहम थे। एक वह आदमी जो 3 साल से गायब था, और दूसरा उसकी बाहों में मौजूद यह छोटा बच्चा। हुओ यूहाओ उसके लिए अब कम अहम था। आखिरकार वह उसका नहीं था, लेकिन शू युनहान उसका इकलौता बेटा था। वही उसकी जिंदगी जीने की एकमात्र वजह था। जूजी यह सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। शायद वह सच में अपने बेटे के नाम पर पूरे महाद्वीप को खून से नहला देती। हालांकि वह जानती थी कि हुओ यूहाओ दिल से बहुत नरम है और उसके बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर भी वह यह जोखिम नहीं उठा सकती थी। यह बहुत डरावना था। क्यों? तुम व्हाइट टाइगर ड्यूक की रक्षा क्यों कर रहे हो? मुझे उसे मारने क्यों नहीं देते? जूजी चिल्लाई। तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी जो हालात हैं, उनकी तुलना में मेरे साम्राज्य का पूरे महाद्वीप पर शासन करना बेहतर होगा। अब मैं वह इंसान नहीं रही जो सारे फैसले ले सके। चाहे तुम मुझे धमकाओ, मैं जूजी यहां तक बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि वह डर गई थी जब उसने देखा कि हो यूहाओ उसके बेटे के सिर पर हाथ फेर रहा है। उसकी क्षमता को देखते हुए उसे मारने में उसे एक पल भी नहीं लगता। नहीं, यूहाओ, ऐसा मत करो। युनहान को नुकसान मत पहुंचाना, जूजी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इस समय कॉन्ग डेमिंग का चेहरा बहुत गंभीर हो चुका था। शू युनहान सिर्फ एम्परर ही नहीं था, बल्कि उसका शिष्य भी था। हालांकि वह सिर्फ 6 साल का था, लेकिन उसकी क्षमता को कॉन्ग डेमिंग पहले ही पहचान चुका था और वह उसे बहुत पसंद करता था। उसे पूरा भरोसा था कि वह साम्राज्य के लिए एक महान एम्परर तैयार कर सकता है। लेकिन अब वह दुश्मन के हाथों में था। हालात पूरी तरह बदल चुके थे। इसके अलावा सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। यह पूरी तरह से पलटाव था। हुओ यूहाओ की ताकत बेहद भयावह थी। सन मून एम्पायर में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे हालात में शू युनहान को कोई भी नहीं बचा सकता था। जूजी की बातें सुनने के बाद हुओ यूहाओ ने सिर घुमाकर व्हाइट टाइगर ड्यूक की ओर देखा। व्हाइट टाइगर ड्यूक भी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक नरम भाव था, जबकि हुओ यूहाओ बेहद उलझन में दिख रहा था।
क्या तुम्हें पता है कि मैं उसकी रक्षा क्यों कर रहा हूं? तुम्हें उसे मारने क्यों नहीं दे रहा हूं? मैं यह सबके सामने बताऊंगा। हुओ युहाओ ने गहरी सांस ली। शु युनहन उसकी बाहों में बहुत आज्ञाकारी था। उसने जरा भी संघर्ष नहीं किया। क्योंकि हुओ युहाओ फिर मुड़ा और जूजी को घूरते हुए बोला, वह मेरा जैविक पिता है। ये शब्द किसी बम की तरह दो लोगों पर गिरे। हालांकि उसने बहुत जोर से नहीं कहा था, लेकिन उसकी अपार स्पिरिचुअल पावर के कारण उसकी आवाज युद्धभूमि के हर कोने में साफ सुनाई दी। शहर की दीवारों पर मौजूद दाई युएहेंग, दाई हुआबिन और दाई लुओली सब चौंक गए। उन्होंने हुओ युहाओ की हर बात सुनी। दाई लुओली को छोड़कर दाई युएहेंग और दाई हुआबिन दोनों स्तब्ध रह गए। खास तौर पर दाई हुआबिन। श्रेक एकेडमी में दाखिल होने के बाद से वह हमेशा एक ही इंसान का पीछा करता और उसे चुनौती देता आया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हुओ युहाओ उसका भाई निकलेगा। उम्र के हिसाब से हुओ युहाओ उसका छोटा भाई होना चाहिए था। जूजी भी सुन्न रह गई। वह हुओ युहाओ को देखती रही और उसका मुंह अपने आप खुल गया। उसके दिमाग में ढेरों ख्याल घूम रहे थे, लेकिन उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाइट टाइगर ड्यूक, जिससे वह दिल से नफरत करती थी, वही हुओ युहाओ का पिता था। इसका मतलब दाइहाओ। यह ख्याल आते ही जूजी को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वह हवा में लड़खड़ा गई और अपने शरीर पर से नियंत्रण खो बैठी। वह सीधे नीचे गिर गई। व्हाइट टाइगर ड्यूक भी उतना ही हैरान था। वह बहते हुए हुओ युहाओ के पास आ गया। तुम तुम क्या कह रहे हो? व्हाइट टाइगर ड्यूक की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके दिल में यह युवक सोल मास्टर्स की युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। श्रेक का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति। उसी की वजह से स्टार लुओ एम्पायर कई आपदाओं से बच पाया था। और अब वह कह रहा था कि वह उसका बेटा है। हाँ, तुम मेरे पिता हो। हुओ युहाओ ने दाइहाओ की ओर देखते हुए कहा। अब वह शांत नहीं था। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। उसकी भावनात्मक उथल-पुथल की वजह से आसपास मौजूद हर किसी पर एक गहरी उदासी भी छा गई। लेकिन उसी समय, तुम मेरे दुश्मन भी हो। हुओ युहाओ का चेहरा यह कहते हुए बेहद पीला पड़ चुका था। व्हाइट टाइगर ड्यूक की आवाज भर्रा गई। नहीं, यह असंभव है। तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? हुओ युहाओ ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। तब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि मेरी मां का उपनाम हुओ था। यह तुम्हें याद होना चाहिए। यह कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और अपने स्टोरेज टाइप सोल टूल से एक खंजर निकाला, फिर उसे व्हाइट टाइगर ड्यूक की ओर बढ़ा दिया। यह वह प्रेम उपहार है जो तुमने मेरी मां को दिया था। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे नहीं भूले हो। व्हाइट टाइगर ड्यूक कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी नजर हुओ युहाओ के हाथ में मौजूद व्हाइट टाइगर डैगर पर जमी रह गई। उसने अनजाने में उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तुम तुम यूनेर का बच्चा हो। यूनेर ने सच में मुझे एक बच्चा दिया। जब मैं अभियान पर गया था, तब तो वह बीमारी से मर गई थी। फिर यह सब कैसे हुआ? जिसने तुम्हें मेरी मां की मौत की खबर दी थी, वह जरूर तुम्हारी पत्नी रही होगी। हुओ युहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे दिल में मेरी मां 20 से ज्यादा साल पहले ही मर चुकी थी। दाइहाओ खंजर को देखते हुए सुन्न खड़ा था। मैं युद्ध में व्यस्त था। यूनर की मौत की खबर मिलने के बाद भी मैं लौट नहीं सका। मोर्चे पर हालात बहुत तनावपूर्ण थे। मैं 10 साल तक ड्यूक्स मैंशन नहीं लौटा। जब लौटा, तब वह राख बन चुकी थी। मैं सिर्फ उसकी कब्र की मरम्मत कर सका। तुम तुम सच में यूनर के बेटे हो। तब तुम्हारा नाम हुओ युहाओ नहीं होना चाहिए। तुम्हें दाई युहाओ कहलाना चाहिए। हुओ युहाओ ने जोर से सिर हिलाया और गुस्से में बोला, नहीं, मैं दाई युहाओ नहीं हूं। मैं हुओ युहाओ हूं। सिर्फ हुओ युहाओ। मैं अपनी मां का बेटा हूं, तुम्हारा नहीं। क्या तुमने मेरी जिंदगी में एक दिन भी मेरी परवरिश की? क्या तुम्हें पता भी था कि मैं मौजूद हूं? जब मैं छोटा था, तो मुझे तुम्हें दूर से देखना पड़ता था। तुम लौटे भी थे, लेकिन फिर भी मेरी मां से मिलने क्यों नहीं गए? तुमने अपनी पत्नी को उसे सताने क्यों दिया? तुम्हारा लौटना। हर बार जब मैं लौटा, मुझे जल्दी निकलना पड़ा। सेना के काम बहुत ज्यादा थे। हाँ, मैंने यूनेर की उपेक्षा की। दाइहाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। जूजी की तलवार के सामने भी वह इतना बेबस नहीं दिखा था जितना इस समय था। हुओ युहाओ ने अचानक सिर घुमाया और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। यह सब निपटने के बाद मैं ड्यूक्स मैंशन से वह सब वापस लूंगा जो तुम और तुम्हारी पत्नी मेरी मां के कर्ज में हो। यह कहते हुए हुओ युहाओ ने जूजी की ओर रुख किया। क्या अब तुम समझ गई? तुम्हें समझना चाहिए। चाहे मैं इसे कितना ही ना मानना चाहूं, उसका खून मेरी रगों में बहता है।
भले ही उसने मेरी मां को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वह स्टार लुओ एम्पायर का एक नायक है। मुझे इस बात पर शर्म नहीं है कि उसका खून मेरे अंदर है। किसी भी हालत में मैं उसे तुम्हारे हाथों मरने नहीं दूंगा। अब तुम समझ गई कि मैं उसकी रक्षा क्यों कर रहा हूं। सालों से दिल में दबे सारे जज्बात बाहर निकालने के बाद हुओ युहाओ को हल्का महसूस हुआ। अब सब कुछ खत्म होने वाला था। सन मून एम्पायर की सेना को हराने के बाद वह ड्यूक्स मैंशन लौटेगा। तांग वुतोंग हुओ युहाओ के करीब आ गई और उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी हथेलियों की गर्माहट से उसे ढाढ़स दिया। वही अकेली थी जिसे उसके शब्दों से कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वह यह सब पहले से जानती थी। उसे अब भी वह कसम साफ याद थी जो उसने 10 साल से ज्यादा पहले ड्यूक्स मैंशन छोड़ते समय खाई थी। अगर वह कसम न होती तो वह इतनी कठोर मेहनत से अभ्यास नहीं करता। हालांकि उसकी नफरत कुछ कम हो चुकी थी, फिर भी उसे लगता था कि उसे अपनी मां के मामले का हिसाब जरूर करना है। जूजी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। सच में उम्मीद नहीं की थी। तुम उसका बेटा निकले। युहाओ, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुम सही हो। मुझे उसे नहीं मारना चाहिए। चाहे मैं उससे कितनी भी नफरत करूं, मैं उसे मार नहीं सकती। मेरा बेटा मुझे लौटा दो। युनहान को मुझे लौटा दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगी। मैं सेना को पीछे बुला लूंगी। स्टार लुओ एम्पायर से छीनी गई जमीन हम उन्हें वापस कर देंगे, लेकिन हेवनली सोल और डाउलिंग एम्पायर्स पर तो हम बहुत पहले कब्जा कर चुके हैं। हम उन्हें वापस नहीं कर सकते। वे पहले ही सनमून एम्पायर की आधी से ज्यादा जमीन बन चुके हैं। मुझे उन्हें लौटाने का अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ स्टार लुओ एम्पायर को वापस कर सकती हूं। यही मेरी अधिकतम सीमा है। जूजी की बात सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी थोड़ा चौंक गया। सन मून एम्पायर का अपने कब्जे वाले इलाके लौटाने को तैयार होना ही बड़ी बात थी। जहां तक डाउलिंग और हेवनली सोल एम्पायर्स की बात थी, उनके शाही परिवार पूरी तरह कमजोर हो चुके थे। भले ही साम्राज्य उन्हें लौटा दिए जाते, वे उन्हें संभालने लायक नहीं रहे थे। निस्संदेह इससे बेहतर नतीजा निकल ही नहीं सकता था। कुछ देर सोचने के बाद हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम तुम्हारे प्रस्ताव को मानते हैं। अपनी सेना के साथ पीछे हटो और स्टार लुओ एम्पायर छोड़ दो। लेकिन क्योंकि तुमने वादा तोड़ा है, तुम्हें इसकी कीमत 100 गुना चुकानी होगी। अगले 1000 सालों तक सन मून एम्पायर स्टार लुओ एम्पायर पर हमला नहीं करेगा। जूजी ने आह भरी। ठीक है, मैं यह वादा करती हूं। लेकिन अगर स्टार लुओ एम्पायर हम पर हमला करेगा तो हम पलटवार करेंगे। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। हम तुरंत चले जाएंगे। आखिरकार उसने समझौता कर लिया। इसमें एल्डर कॉन्ग की भी भूमिका थी। यह वही अंतिम सीमा थी जो एल्डर कॉन्ग ने उसे सुझाई थी। हुओ युहाओ और तैंग वूतोंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और ऊपर से स्टेशनरी इंटरफियरेंस शेल्स भी थे। अगर हुओ युहाओ ने हमला करने का फैसला कर लिया तो पूरी सन मून एम्पायर की सेना सच में मिट सकती थी। उनके पास पहले यहां से निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, ताकि बाद में हुओ युहाओ से निपटने लायक सोल टूल बनाने का कोई तरीका खोज सकें। हुओ युहाओ ने कहा, पहले वापस जाओ। जहां तक युनहान की बात है, वह मेरे साथ रहेगा। तुम पहले ही एक बार वादा तोड़ चुकी हो। मैं तुम पर फिर कैसे भरोसा करूं? 10 साल बाद अगर सन मून एम्पायर अनुशासन में रहा तो मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगा। क्या? जूजी चिल्लाई। तुम युनहान को 10 साल तक अपने पास रखने वाले हो? नहीं, यह असंभव है। असंभव। जब जूजी ने सुना कि हुओ युहाओ शु युनहान को अपने साथ ले जाना चाहता है, तो वह घबरा गई। हुओ युहाओ पूरी तरह शांत रहा। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा और युद्ध छेड़ा। अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। अगले 10 साल तक शु युनहान मेरे साथ रहेगा, फिर आगे देखा जाएगा। अब तुम जा सकती हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।